हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। इस वाले सेशन में पर्यावरण और नगरीकरण को देख रहे हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, पर्यावरण होता क्या है? मानव के द्वारा और नेचर के द्वारा बनाया गया आसपास का माहौल पर्यावरण कहलाता है। तो चलो इसी चीज को देखते हैं। सबसे पहले पर्यावरण को देखो, इसकी डेफिनेशन देखो कि भाई ये क्या है, इसकी परिभाषा को देखते हैं। पर्यावरण हमारे चारों ओर की प्राकृतिक और मानव निर्मित परिस्थितियों को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। इसमें शामिल वायु, जल, मिट्टी, वन, जीव जंतु और मानव गतिविधियां भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे हम शहर बसा देते हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मुख्य घटक कौन कौन से, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से मिलेंगे? देखो, ये है प्राकृतिक घटक। अगर आप देखोगे बिल्कुल जो नेचर ने दिए हैं हमको, वो है वायु, जल, मिट्टी, वन और जीव जंतु। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना। और मानव निर्मित आपको कौन कौन से घटक मिलेंगे? जैसे शहर, मानव ने शहर बसा दिए भाई, सड़क, कारखाने, आवास, तो ऐसी चीजों को आप ध्यान रखोगे। अब देखो, यहां पर देखना है कि भाई समस्या क्या है पर्यावरण की, और कारण क्या है, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का कारण क्या है, क्यों होता है? ये वाहन की वजह से होता है। मान के चलो तुमने साइलेंसर खोला हुआ और धुआं दे रही है तुम्हारी बाइक, और उड़ाने पे लगे हुए और है ना। या फिर अगर आप वाहन ना भी धुआं दे रहा है फिर भी वो प्रदूषण फैला रहा है, ये भी ध्यान रखना। या फिर औद्योगिक धुआं, है ना भाई, ये धुआं अगर आप देख रहे हो, जैसे मान के चलो कोई भट्टा लगा दिया तुमने और ईंट पके जा रही है उसमें, और लबालब आसपास का एरिया पूरा धुआंधार मचा दिया है उसने। या फिर कोई जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो भी औद्योगिक में ही आएगी, धुएं में, ये बात ध्यान रखना। अगर हम देखें इसी में जो प्रभाव है, उससे श्वसन रोग होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है। अब अगले पर देखते हैं जल प्रदूषण। अब ये जल का प्रदूषण का हिसाब क्या है? ये औद्योगिक अपशिष्ट, ये जल प्रदूषण हुआ कैसे भाई? नदियां गंदी हुई कैसे? जो उद्योगों का बचा हुआ गंदा पानी था वो उनमें जाके मिला, यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट की वजह से, है ना भाई। नालियों का गंदा पानी उसमें चला गया, इस वजह से। अगर आप देखोगे इससे रोग फैलना और जल संकट बढ़ा है। ओके, अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। मान के चलो आप जाम में खड़े हुए हैं कहीं, और आप जो है अपनी बाइक का हॉर्न पी 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 पाव 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 बजाए जा रहे हैं, ठीक है। अगला आदमी फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहा है। फिर और कोई बाइक वाला भी होगा, फिर और कोई स्कूटर वाला भी होगा, कोई और कार वाला भी होगा, तो ये ध्वनि प्रदूषण में आता है। इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है इंसान का, समझिए, गुस्सा, चिड़चिड़ापन हो जाता है इंसान को। अच्छा, ट्रैफिक, ध्यान रखोगे, ट्रैफिक की वजह से होता है। फैक्ट्री, इसकी वजह से भी होता है ध्वनि प्रदूषण। मान के चलो कोई फैक्ट्री है, उसमें मशीन चल रही है बहुत तेज, हाँ ही हाँ आवाज आ रही है। अच्छा, अगर पावर लोन की वजह से भी आप देखोगे, तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है इंसान को, समझिए, नींद में कमी हो जाती है इंसान के। अब मान के चलो कोई बहुत ज्यादा पै पै पौ पौ से आया है, वो बिल्कुल शांति में जाके सोना चाहता है, उसके दिमाग में टै पौ पै पे भी यही चल रहे हैं। या फिर किसी का घर किसी कंपनी के पास ही है और कंपनी में मशीन चल रही है, आवाज आ रही है, वो सो ही नहीं पा रहा है इंसान, क्योंकि वहां से वॉइस आ रही है बहुत ज्यादा। तो ये ध्यान रखोगे, ये बहुत पूछा जाता है, नींद में कमी वाला। या फिर उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाला पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखना। मिट्टी का क्षरण, है ना भाई, मिट्टी का कटाव, ये ध्यान रखना। ये किस कारण है? खेती की वजह से आपको देखने को मिल जाएगा, निर्माण की वजह से आपको, जंगल कटाई की वजह से आपको देखने को मिल जाएगा। उपजाऊ भूमि में कमी हो रही है, ओके, और इसको आप बाढ़ की वजह से भी लगा सकते हो। ओके भाई, कभी कभी बाढ़ की वजह से भी मिट्टी का कटाव आपको देखने को मिलता है। वन की कटाई, अब देखो वन की कटाई हो रही है, ये तो बहुत बड़ा ही प्रभाव है प्रदूषण के लिए। अगर किसी शहर में आप अच्छे पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में ना लगाओगे और वहां सिर्फ एक बिल्डिंग ही बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो वहां तो प्रदूषण बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। आप दिल्ली का नॉर्थ एरिया देख लीजिए और दिल्ली का साउथ एरिया देख लीजिए। साउथ डेवलप्ड है खूब अच्छे से, न्यू दिल्ली वाला एरिया, वहां पर पेड़ पौधे अब बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ में नहीं है, वहां प्रदूषण ही प्रदूषण है बहुत ज्यादा, ठीक है भाई। तो वनों की कटाई, अवैध कटाई और नगरीकरण, ये इसके कारण में है। अब इसका प्रभाव, जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिकी असंतुलन बना है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर आप देखोगे इसका समाधान या फिर उपाय, हम देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र को बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा।
प्रदूषण नियंत्रित वाहन और उद्योग, इसको हमें नियंत्रण करना है। ठीक है भाई, वाहनों को हमें नियंत्रण करना है कि भाई जिस शहर में बहुत ज्यादा प्रदूषण है वहां वाहनों पर आप या तो रोक लगा दीजिए या फिर रूल बना दीजिए कि आप सिर्फ 2 में से एक ही दिन लेके आएंगे जी वाहन, एक दिन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना पड़ेगा। समझ गए? अच्छा, या फिर कोई और तरीका निकालिए। अब देखिए, जल संरक्षण और वर्षा का जल संचयन, जो पानी है जो वर्षा के द्वारा आ रहा है उसका संरक्षण करना। अगर हम देखें, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना लोगों के अंदर कि भाई इससे हमारा पर्यावरण एनवायरमेंट सेफ रहेगा, ऐसी एजुकेशन लोगों को देना। अब नगरीकरण पर आ जाते हैं। पर्यावरण हमने देख लिया, अब थोड़ा हम देखते हैं अर्बनाइजेशन पर। आपको पता है कि भाई आजकल हमारे देश का पूरी दुनिया में अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अर्बन पॉपुलेशन अगर आप देखोगे हमारे देश की 2011 के हिसाब से तो 31.16% है, लेकिन अगर यही मैं अंदाजा बताऊं 2030 में लगभग ये कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। यानी कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहर में जनसंख्या बढ़ती जा रही है कंटिन्यूअसली, शहरीकरण बढ़ रहा है। अच्छा, पूरी दुनिया में ही बढ़ रहा है अगर हम बोले तो भाई शहरीकरण। इंडिया में क्या प्रभाव हुआ इसका सबसे ज्यादा शहरीकरण बढ़ने का? अगर आप एक चीज देखोगे, ध्यान रखोगे, हमारे यहां 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन की हो गई थी स्थापना और 1966-67 में उसकी शुरुआत हो गई थी पंजाब के रीजन से। इसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और अगर आप देखोगे है ना भाई उत्तरी राजस्थान, इन इलाकों को बहुत लाभ हुआ था। अच्छा, इसमें जब लाभ हुआ तो जो बड़े किसान थे, जमींदार थे, उनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ क्योंकि वो ट्रैक्टर आराम से रख सकते थे, ट्यूबवेल अपने खेत पर आराम से लगा सकते थे। लेकिन जो छोटे किसान थे वो नहीं लगा सकते थे, वो दूसरे की ही ट्यूबवेल से अपना खेत भरते, दूसरे के ही ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई करवाते थे। तो कहीं ना कहीं इस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने छोटे और बड़े जमींदार के बीच में असमानता पैदा कर दी। वो तो चलो अलग बात है। दूसरी बात क्या है कि जो पहले हल बनाने वाला व्यक्ति था उसका रोजगार छिन गया क्योंकि ट्रैक्टर आ गया भैया उसकी जगह। जो हल चलाने वाला व्यक्ति था उसका रोजगार छिन गया क्योंकि उसकी जगह क्या आ गया, ट्रैक्टर। जो अर्गट से पानी निकाला जाता था उसमें जितने भी इक्विपमेंट लगते थे वो सब खत्म हो गए क्योंकि ट्वेल आ गई उसकी जगह, है ना भाई। तो कहीं ना कहीं जो हल्की फाली बनाने वाला लोहार है ना भाई, उसका भी रोजगार छिन गया। तो ऐसे जो काम करने वाले व्यक्ति थे, जैसे हल बनाने वाले, हल्की फाली बनाने वाले, है ना भाई, बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, इन लोगों के कहीं ना कहीं रोजगार छिनने लगे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहां आने से। फायदा तो बहुत हुआ, गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा था, बड़े जमींदारों को ज्यादा फायदा हुआ था इस वाली ग्रीन रिवॉल्यूशन से। और बड़े जमींदार आपको इसी क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो इसी वाले एरिया की स्थिति बहुत ज्यादा सुधरी थी, लेकिन बाकी का काम खराब होता चला गया। अब अगर आप देखोगे इस सब के बीच में जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है, दिल्ली। तो दिल्ली का शहरीकरण बढ़ना शुरू हो गया। दिल्ली, जैसे अगर आप देखोगे जिन जिन के रोजगार छिनते गए वो दिल्ली की ओर शिफ्ट होते गए, वो शहरों में गए रोजगार प्राप्त करने के लिए, शहरीकरण बढ़ने लगा। यानी इस आसपास में अगर आप देखोगे 1970 के आसपास शहरीकरण बढ़ने लगा था पूरी तेजी से, दिल्ली के अंदर दबाव बनने लगा था पूरी तेजी से। लोग रोजगार की तलाश में गए थे क्योंकि उनके रोजगार छिनने लगे थे। अब यहां से दो फायदे आप देखोगे और नुकसान भी देखोगे। पहले फायदा देखो। अब मान के चलो ट्रैक्टर बन रहा है तो ट्रैक्टर के पार्ट बनाने के लिए कंपनी भी लगेगी शहर में, सीधी सी बात है, शहर में कंपनी लगी। अब कंपनी लगी है तो उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो जो बढ़ई लोहार गांव से छोड़ के आए हैं वो वहां आके आराम से काम कर सकते हैं शहर में, ठीक है। फिर भी वो शहर में तो आ ही गए ना काम करने के लिए, ओके। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जब वो कंपनी लगी है तो उसी से प्रदूषण भी बढ़ा, है ना, प्रदूषण बढ़ा है उस कंपनी से, सीधी सी बात है। दूसरी बात, जब वो खेतों में लगाने वाली जो दवाई यूज हो रही है उससे पैदावार तो बढ़ रही है, लेकिन उसी दवाई से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट इसने डाले थे रिवॉल्यूशन से। और इसका नगरीकरण से बहुत बड़ा लेना देना इंडिया के अंदर, तभी से हमारे यहां पर नगरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। अब लोगों को तब उस समय यह लगने लगा यार 1970 के आसपास कि शहर में जाने पे तो रोजगार मिलता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एक तरीके से यह बता दिया कि शहर भगो, शहर में तो रोजगार है। अब लोगों को लगा कि सब रोजगार सिर्फ शहर में ही है, चलो यहां से।
अब लोगों के अंदर बाकी और भी रोजगार प्राप्त करने की होड़ लग गई और शहरों की ओर जाने लगे ज्यादातर लोग। और सिर्फ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के ही नहीं, बाकी हमारे इंडिया के भी शहरीकरण बढ़ना शुरू हो गया। अलग अलग शहरों का लोग चल दिए शहरों में। फिर शहरों में और कंपनियां लगने लगी, अलग अलग पार्ट की कंपनियां लगने लगी। कोई कुछ बनाती, कोई कुछ बनाती, कोई कुछ बनाती, और लोग शहरों में जाना शुरू हो गए, तो नगरीकरण बढ़ने लगा। और अगर आप देखोगे 31.16% 2011 के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगी। हमारी पॉपुलेशन 2030 तक यही 40% होने का अनुमान है। अब नगरीकरण की हम थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं एक बार। इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या का बढ़ना और शहरों का विस्तार होना नगरीकरण कहलाता है। ओके, अगर आप देखोगे कारक क्या है भाई, इसके कॉजेज क्या है, सबसे पहला रोजगार के अवसर, है ना भाई, इसीलिए आते हैं शहरों के अंदर लोग बाग ज्यादातर। ठीक है भाई। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलने लगी। जब एक बात बताओ, सरकार को यह लग रहा है कि बहुत सारे लोग शहर में काम कर रहे हैं भाई, और उन्हीं से हमारे देश की ज्यादातर जीडीपी चल रही है, तो सरकार उन्हीं लोगों को क्या देने की कोशिश करेगी? सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, जो उनको कमा के दे रहा है ज्यादा। सीधी सी बात है, तो सरकार ने उसी ओर ध्यान दिया। अब आप सोचोगे सर क्या कृषि हमारा जोर नहीं दे रही है? देखो, जब हम आजाद हुए थे ना 1947 में, हमारी कृषि 75% हमारी जीडीपी में योगदान दे रही थी। और जो भी जैसे जैसे देश, कोई भी डेवलपिंग नेशन होता चला जाता है ना, जो विकासशील देश होता है, उसमें ज्यादातर योगदान हो जाता है सर्विस सेक्टर का। समझ गए भाई, सर्विस सेक्टर का। आज हमारी सर्विस सेक्टर लगभग 60% योगदान दे रहा है अकेला, समझ गए, इस टाइम पे। और हमारी आज कृषि, अगर आप 2026 के हिसाब से देखोगे, है ना, कृषि लगभग 17% दे रही है हमारी जीडीपी में योगदान। इसका मतलब यह नहीं है कि कृषि कम होनी शुरू होगी ना, कृषि अभी भी वैसी, सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया, समझ गए। इसका मतलब यह नहीं है कि भाई कृषि हमारे यहां कम होनी शुरू होगी ना, कृषि का तो उत्पादन बढ़ा है, साल दर साल आगे बढ़ा है, लेकिन सर्विस सेक्टर कहीं गुना तेजी से आगे गया। जो भी डेवलपिंग नेशन होते हैं, सर्विस सेक्टर का आगे रहता है उसमें योगदान। ठीक है, तो ऐसे आप जानो। लेकिन कोविड के समय पे सिर्फ एक ही सेक्टर था जो आगे था, वो था कृषि। समझ गए भाई, कृषि चली थी, बाकी सब माइनस में गए थे, ये पॉजिटिव रही थी कृषि। समझ गए, ये चलो अलग बात है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों में मिलने लगी, लोग बाग जाने लगे भाई। बेहतर परिवहन और कनेक्टिविटी मिलने लगी उनको। अगर अपने रोजगार पे जाना है, टम्पू में बैठे निकल लिए थोड़ी दूर पे। अगर अब वही गांव का बंदा क्या काम करेगा कि पहले अड्डे पे जाएगा, फिर वहां ऑटो का वेट करेगा, फिर वहां से जाएगा शहर की ओर, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम की दिक्कत हो रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित अवसर थे और कम पेमेंट भी मिल रहा था भाई। ओके, प्रकार क्या होते हैं अगर हम देखें? धीरे धीरे नगरीकरण। एक तो होता है धीरे धीरे नगरीकरण बढ़ना, एक होता है तेजी से नगरीकरण। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर, अगर हम इन दोनों को देखेंगे, पेपर में कभी कभी पूछ सकता है कि हमें प्रकार बता दीजिए, 2 प्रकार बताओगे नगरीकरण के। ठीक है भाई, धीरे धीरे और तेजी से। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। लाभ, एडवांटेज देखते हैं भाई नगरीकरण के क्या मिलेंगे हमें। रोजगार और उद्योग का विकास हुआ जी, सरकार को बढ़िया लगा यह हिसाब। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास हुआ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखो इसकी हानि क्या रही भाई? भैया हानि ये रही कि वायु जल ध्वनि प्रदूषण बढ़ने लगा, जो अभी हाल है शहरों का। ट्रैफिक जाम, आवास संकट होने लगा, क्योंकि आवास संकट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शहर में लिमिटेड बिल्डिंग बनी हुई है, तुम ठोके जा रहे हो, उसमें जाए जा रहे हो, समझ गए, तो फिर और बनाने पड़ेंगे बाहर, वाइड होना पड़ेगा शहर को। हमारे इंडिया में तो दिल्ली पर इतना ज्यादा दबाव पड़ने लगा था 1960 के आसपास ही के नेहरू जी ने ये सोच लिया कि भाई हमें तो दिल्ली ही जैसी सुविधाएं दिल्ली के बाहर देनी पड़ेंगी। यानी कि 3 तरफ से दिल्ली को हरियाणा घेरता है और एक तरफ से यूपी घेरता है, तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि लोग दिल्ली ना आए, दिल्ली के बाहर ही आके बस जाएं। जो बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, समझ गए, या फिर दूर दराज पंजाब से आ रहे हैं, कोई राजस्थान से आ रहे हैं, वो दिल्ली के बाहर ही बस जाए, आके दिल्ली तक ना पहुंचे, क्योंकि दिल्ली पर दबाव बन गया बहुत ज्यादा। मास्टर प्लान था ये उस समय का, लेकिन उस समय एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। 1985 में एनसीआर नियम बना, कानून बना, और फिर दिल्ली को 1991 में एनसीआर घोषित किया गया, समझ गए, जिसको हम एनसीटी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और फिर इसमें यूपी के आज 8 जिले आते हैं, हरियाणा के इसमें 14 जिले आते हैं और 2 राजस्थान के आते हैं। राजस्थान की तो दिल्ली से सीमा भी नहीं लगती,
फिर भी दो आते हैं उसके बड़े बड़े जिले, अगर आप देखोगे अलवर है, भरतपुर है, बड़े बड़े जिले अच्छे खासे राजस्थान के, वो भी आते हैं, समझ गए। और ये पूरा एक एनसीआर एरिया डेवलप होने लगा और सरकार ने दिल्ली ही जैसी सुविधाएं इस एनसीआर में देनी शुरू कर दी। अब लोग बाग आए, वहीं आके बसने लगे, एनसीआर भी वाइड होने लगा, समझ गए। तो दिल्ली का एनसीआर कितना बड़ा एरिया हो गया और सरकार की आने वाले समय में मंशा है कि हो सकता है सरकार दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे और इस एनसीआर वाले रीजन को पूरा दिल्ली में ही शामिल कर दे, हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, तो हानि क्या हुई भाई, ये हमने देखा, हरित भूमि और कृषि भूमि में कमी हुई। अगर आप देखोगे, मान के चलो मैं ये कहने लगूं कि ये जो नोएडा वाला एरिया है, जब सरकार ने इसको बसाना शुरू करा, पूरे खेत के खेत उजड़ते हुए चले गए, अच्छी खासी भूमि उजड़ती हुई चली गई। फिर ग्रेटर नोएडा को ले लो आप, नोएडा के आगे ही ग्रेटर नोएडा आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी अच्छी भूमि जाने लगी किसानों की जो उपजाऊ थी। तो इसीलिए कभी कभी इसकी आलोचना भी होती है कि भाई तुमने उपजाऊ भूमि को उजाड़ दिया, वो नहीं उजाड़ना चाहिए था, समझिए। आगे देखते हैं, कचरा प्रबंधन और सफाई की समस्या आने लगी। अब एक बात बताओ, शहर इतना बड़ा हो गया, ठीक है, क्या तुम्हें शहर से निकलने में ही 2-3 घंटे लग जा रहे हैं, तुम अपने कचरे को लेकर जाए जा रहे हो, बस कहां जाए फेंकने के लिए पता नहीं, क्योंकि एनसीआर भी बहुत बड़ा हो गया, कहां तक लेकर जाओगे। और ये सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, बाकी और शहरों की भी बात है, जाए जा रहे हैं आप प्रबंधन करने के लिए। फिर सरकार ने सोचा कि यार हम इतना दूर कहां ही जाएंगे कचरा प्रबंधन के लिए, एक काम करते हैं, यहीं दिल्ली में एक पहाड़ बना देते हैं। तो दिल्ली में कचरे के 3 बड़े पहाड़ बन गए थे तो सरकार को लगा यार यहीं इकट्ठा कर देते, वो पहाड़ का पहाड़ बनता चला गया, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। पर्यावरण और नगरीकरण का संबंध देखते हैं अब थोड़ा सा। ओके, तेज नगरीकरण हुआ तो पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है, यह ध्यान रखना। परिणाम प्रदूषण, जल संकट, प्राकृतिक संसाधनों की कमी आती है, सही बात है। समाधान क्या है, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि सतत नगरीकरण। सतत मतलब यानी कि लिमिटेड चीजें, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं चंडीगढ़, चंडीगढ़ इतना सोच समझ के बसाया हुआ शहर है कि वो आने वाले 200-300 साल में भी वैसा ही दिखेगा जैसा आज है, समझ गए। बहुत अच्छी सुविधा है वहां, पेड़ों की भी आपको बढ़िया वहां पर पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, लोगों के लिए चलने की सुविधा भी वहां पर बढ़िया है, कार की सुविधा अलग दी है। और फिर पीछे हट हट के मकान और बिल्डिंग बनी है, बहुत हाईवे से बहुत पीछे हट हट के, ऐसे बिल्कुल चिपक के नहीं बनी हुई। और वहां ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी हो ना, 1 मंजिला 2 मंजिला इनफ, खत्म उसी में, चौड़े चौड़े वाइड वाइड एरिया सेक्टर काटे गए हैं वहां पर, बहुत अच्छी सुविधा। अब क्या है इसका भाई, सतत नगरीकरण, अच्छा एक शहर बसाने के लिए, सस्टेनेबल शहर बसाने के लिए क्या, हरित भवन और स्मार्ट सिटी पर जोर देना है, सार्वजनिक परिवहन और साइकिलिंग पैदल मार्ग पर जोर देना है, शहरी हरित क्षेत्र और पार्क पर जोर देना है, जल पुनर्चक्रण और कचरा प्रबंधन पर जोर देना है। ओके भाई, भारत के संदर्भ में उदाहरण, इंडिया के एग्जांपल्स देखते हैं भैया। तेजी से बढ़ते शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे आपको देखने को मिल जाएंगे, और भी शहर है। पर्यावरण संरक्षण योजना, राष्ट्रीय हरित योजना, और ये जो चल रही हैं, और स्वच्छ भारत मिशन और जल संरक्षण कार्यक्रम हमने चला रखे हैं, लेकिन इतने अच्छे से ये काम नहीं कर रहे हैं, बस चल रहे हैं आप कह सकते हो। क्विक एग्जाम पॉइंट आप ये देखोगे थोड़ा सा हाई यील्ड के तौर पर, वायु प्रदूषण कब बढ़ता है भाई, वाहन और उद्योग की वजह से। अगर आप देखोगे, अगर हम देखें जल प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट और नालियों की वजह से, ध्वनि प्रदूषण ट्रैफिक और फैक्ट्री की वजह से, ठीक है। नगरीकरण के कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। और नगरीकरण के नुकसान भी है भैया, जैसे प्रदूषण, ट्रैफिक, आवास संकट, हरित भूमि हानि। अगर हम देखें सतत नगरीकरण, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, हरित भवन, स्मार्ट सिटी, सार्वजनिक परिवहन और जल पुनर्चक्रण, ये होना चाहिए फायदे में, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, ये था हमारा इंपॉर्टेंट ये पार्ट पर्यावरण का और नगरीकरण का, ये हमारे एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। यहां पर डेली बेसिस पर वीडियोस के सेक्शन में आपको यूपीएसआई की क्लास आती है, आप बिंदास इसको पढ़ो, आप टॉपिक वाइज कर रहे हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बनेगा, तो उम्मीद है आप कर पाओगे पेपर में। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा मैं आपको। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी विनिश चौधरी ऐप पर, आप बिंदास इसकी डाउनलोड करो, वहां से पढ़ो अपना पीडीएफ को। टाटा बाय बाय, फिर अगली क्लास में मिलेंगे।